बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम को, अहलियान वतन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है। तमाम अहलियान इस्लाम कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पे हमने सोचा कि कुर्बानी देने वाले पुलिस के एहलकारों को भी सलाम पेश किया जाए। उनके सिपह सालार सिंध में उनके सिपह सालार ग़ुलाम नबी मेमन IG सिंध से भी बातचीत की जाए। नाज़रीन, डर्टी हैरी तारीख़ का एक ऐसा किरदार है कि जिसे गंदे पुलिस वाले की हैसियत से जाना जाता है, लेकिन गंदे और अच्छे की बहस तारीख़ में हमेशा मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगी। इसका मतलब यह है कि तारीख़ और मामलात और हालात और वाक़यात सब इस बात को जानते हैं कि अच्छे और बुरे दोनों को अलग अलग देखा जाएगा, परखा जाएगा। यानी कि जो एक्टिविटी, जो सरगर्मी अच्छी होगी उसको अच्छा कहा जाएगा और जो बुरी होगी उसको बुरा कहा जाएगा। डर्टी हैरी को याद करना भी इस बात का गमाज़ी है कि हम बुरे को याद करते हैं लेकिन अच्छे को भूल जाते हैं। अच्छों की भी बात करनी चाहिए, ऐसे अच्छे लोगों की भी बात करनी चाहिए कि जो ईद की नमाज के मौके पे ईदगाह के बाहर इस इंतज़ार में होते हैं कि कब आप निकलेंगे, कब आपको सलामी पेश की जाएगी और आपकी हिफाजत का फरीज़ा अंजाम दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे पुलिस एहलकारों की, ऐसे पुलिस के जवानों की कि जो ईद की नमाज सिर्फ आपके लिए कुर्बान करते हैं, आपकी हिफाजत के लिए कुर्बान करते हैं, मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करते हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, ईद का मौका है, आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। गोश्त ज़रा देखभाल के खाइएगा, इस उम्मीद के साथ कि आपकी सेहत इस ईद पे ठीक रहेगी। हम IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब से बातचीत करते हैं। पुलिस में इस्लाहात की बात भी करेंगे, पुलिस के मामलात की बात भी करेंगे, पुलिस को जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग करने की बात भी करेंगे। और जो मैंने इब्तिदा में कहा, अच्छे और बुरे की बहस, इस पूरी बहस का अहाता भी करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि पुलिस अच्छा काम क्या कर रही है और बुरे काम को किस तरीके से अच्छे काम के ज़रिए गलबा हासिल करके ख़त्म कर रही है। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम नबी मेमन साहब आपके वक्त का। सर, बड़ी मसरूफियत थी, ईद का मामला भी था, फिर कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी ऐसे आ गए, जेल का मामला भी हो गया, लेकिन आपने वक्त निकाला। सर, ईद का मौका है, पहले तो मैं आपसे ताज़ियत भी करूँगा, आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और ज़ाहिर है कि वालदा के बगैर ही आपकी पहली ईद होगी। अल्लाह ताला जो है वो आपको इस काबिल बनाए कि आप अपने जो लोग हैं उनकी खिदमत के ज़रिए उनके इसाल सवाब का जो है वो सबब बन सकें। सर, ईद के मौके पे हम हर साल एक चीज़ ये देखते हैं कि जवान जो है वो ईदगाह के बाहर खड़ा होता है और लोग ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, और अब लोगों ने एक गुडविल जेस्चर ये देना शुरू किया है कि लोग मिलते भी हैं जवान से। तो आप ASP SP, जिस वक्त आप फील्ड पुलिस ऑफिसर थे, तो ज़ाहिर है कि आपने भी ये तमाम ड्यूटियाँ अंजाम दी होंगी उनकी सुपरविज़न की। क्या फीलिंग होती है ईद के मौके के ऊपर, लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं, आप पुलिस की मोबाइल में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, वायरलेस के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो रही है और एक पुलिस वाला बंदूक पकड़ के बैठा है। बड़े 20, 22, 25 साल से तो हम लोग सिक्योरिटी के मामलात में भी परेशान ही रहे हैं। फीलिंग क्या होती है और जवान को मैसेज क्या देंगे सर ईद का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर असाइनमेंट की ज़ाहिर है कि उसमें जो भी डिपार्टमेंट हो उसमें उस कंसर्न ऑफिसर को एक रोल दिया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं कि भाई उनका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। पुलिस एक महकमा है जिसमें मुख्तलिफ टीयर्स पे लोग भर्ती होते हैं और फिर उनकी ज़िम्मेदारियाँ, नेचुरली हमारा बेसिक रोल तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, उसमें जो अक्यूज़ हैं उनको गिरफ्तार करना। ये एक ऐसी ड्यूटी है जो राउंड द ईयर चलती है और मतलब इसमें कोई वक्फा नहीं होता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो 8 घंटे से बियॉन्ड ड्यूटी करते हैं। मतलब उनका, बल्कि पुलिस रूल्स में जो लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर इज़ ऑन ड्यूटी फॉर 24 आवर्स। आप कितनी देर ड्यूटी पे होते हैं सर? देखिए, मैं सुबह मॉर्निंग में आता हूँ और ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे रात हो जाती है। जिस तरह रात में एक वाक़या हुआ 12, साढ़े 12 बजे जेल में जो है वो एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, तो आप उस वक्त किधर थे, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं उन तमाम चीज़ों को? देखें, इसमें मतलब IG का अपना रोल होता है। नेचुरली मुझे रिसोर्स मास्टर करने होते हैं और मैंने अपने रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म को बेहतर करना होता है। अगर रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म हमारा बेहतर ना हो तो नेचुरली फिर सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म हमें यही आती है कि भाई पुलिस उस टाइम पे किधर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इंसिडेंट में जो एक ऐसा इंसिडेंट था जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारी पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। SSP
एरिया एसएसपी मलीर वाज देयर विदिन 15 मिनट्स, और सो गोज विथ दी और पेट्रोल्स। और यही वजह थी कि आपने देखा कि जो जिस टाइम पे ये निकले 200 के करीब 12 टोटल जो निकले वहाँ से, उसमें मतलब नेक्स्ट हाफ एन आवर भी तकरीबन 70 के करीब 72 लोग वो पकड़े गए, और ये पकड़ा फिर उसी पुलिस ने जो। तो हम ये कह सकते हैं कि आईजी सिंध भी 24 आवर ड्यूटी के ऊपर होता है, बाकी एसएसपीज डीआईजीज ये सब 24 घंटे की ड्यूटी के ऊपर होते हैं, क्योंकि हालात तो किसी वक्त भी ख़राब हो सकते हैं। देखें, इसमें जो मैंडेट है वो तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये है कि हम हर टाइम पे ड्यूटी पे होते हैं, लेकिन इंसान है, उसने सोना भी है, उसने अपनी पर्सनल लाइफ में भी मतलब ज़ाहिर है कि उनकी कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन ये कि इसका जो पुलिस के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे वो ड्यूटी पे होता है, मुझे किसी भी टाइम पे यू आर ऑन कॉल। अच्छा सर, दोबारा आ जाते हैं ईद की नमाज पे। मैंने तस्करा किया कि एक सिपाही बाहर बेचारा खड़ा होता है, उसको कोई ईद का अलाउंस भी मिलता है या वो जो तनख्वाह है उसी के मुताबिक उसने गुजारा करना है? ईद पे या स्पेशल ड्यूटी पे कोई अलाउंसेस होते हैं आपके पास? ख़ास तौर पर अब ईद उल अज़हा आई है, इस मौके के ऊपर खाले छीनने के मामला मुख्तलिफ शहरों में होते रहे हैं माजी में। अब तो ज़ाहिर है खाल 200-250-300 रुपए की हो गई है, आप लोगों का भी प्रेशर कम हो गया, लेकिन एक सिक्योरिटी का एक रीज़न था ना बढ़ने का। तो कोई स्पेशल अलाउंस होता है इस मौके पे? देखें, कोई इस तरह का इवेंट जिस तरह का ईद का इवेंट है, या बहुत सारे मतलब यहाँ पे मेगा इवेंट्स चल रहे होते हैं, और जिसमें हमारी डिप्लॉयमेंट, इवन अभी पोलियो की कैंपेन अभी हुई पिछले हफ्ते, तो हमारे 26,000 जवान उस पर लगे हुए थे। तो नेचुरली इतनी सारी डिप्लॉयमेंट डिफरेंट इवेंट्स पे चल रही होती है। इस पे तो मतलब अगर स्पेशल अनाउंस का कॉन्सेप्ट पहले होता था, लेकिन ये कि फिर आस्ता आस्ता करके गवर्नमेंट ने उसको कन्वर्ट कर दिया सैलरी में, फिर डिफरेंट पैकेजेस उन्हें दिए। उन्हें कहा कि भाई ये अलाउंस किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, और इसमें शायद वो उस तरह से नहीं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती, तो इससे बेहतर है कि इसको कन्वर्ट कर दो और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और वो फिर डिफरेंट अलाउंसेस में अभी मंथली बेसिस पे मिलता है। सर, एक मूछ अलाउंस हुआ करता था, वो अब होता है? नहीं, अभी वो नहीं। फिटनेस अलाउंस कोई है? फिटनेस अलाउंस में उसमें अलाउंस ऐसा सच नहीं है, लेकिन ये कि हमने फिटनेस को कंपलसरी किया फॉर नेक्स्ट प्रमोशन। वो पहले थोड़ा इग्नोर होता था, लेकिन हमने अभी एक यार्डस्टिक बनाया है, और उसमें जो BMI हम वर्कआउट करते हैं, उससे BMI से अगर वो स्टैंडर्ड पे नहीं होता तो वो फिर ट्रेनिंग कोर्स पे नहीं जा सकता। तो हमारे कोई तकरीबन 20% के करीब पुलिस ऑफिसर्स वो हैं जो क्वालिफाई तो करते हैं फॉर नेक्स्ट प्रमोशनल कोर्स, लेकिन वो बिकॉज ऑफ वो उस BMI पे नहीं आते, तो वो वापस हो जाते। सर, आपने BMI की बात की, तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? जो सेहत और जो एक फिज़िकल फिटनेस है या एक अपीयरेंस है, उसको ठीक करने के पीछे ये ज़ाहिर है कि सिर्फ सिंध का मसला नहीं है ना, पंजाब का भी है, KPK का भी मसला है, एक ओवरऑल पुलिस फोर्स का या आप कह लें फोर्सेस का मसला है कि जवान को खूबसूरत दिखना चाहिए, चाको चौबंद दिखना चाहिए। तो बेसिक इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? क्या उसके पुलिस का जो एक फेस है उसको दुरुस्त करने के लिए फिटनेस आपको दरकार है, या फिटनेस दरकार है कि वो ड्यूटी सही तरीके से अंजाम दे सके? देखिए, इस पर हमने काफ़ी डेलिब्रेशन की, और ख़ास तौर पे हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो रैंक से हैं, जो मतलब ASI से प्रमोट हो के SP बन जाते हैं, या इवन कांस्टेबल से SP बन जाते हैं, तो नेचुरली वो बनते हैं जो सीनियरिटी होती है। उनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उनका कैरियर स्पॉटलेस हो और प्लस उनकी सीनियरिटी हो, लेकिन इस पर कोई कंसिडरेशन नहीं थी कि भी वो फिट है नहीं है, किस तरह का मतलब उसकी सेहत है। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो अनफिट थे, वो भी सीनियरिटी की वजह से प्रमोट हो रहे थे, और नेचुरली हमने तो सीनियर पोजीशन पे लेके आने का मकसद ये होता है कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो उस पर फिट बंदे का होना ज़रूरी है। तो फिर हमने ये पिछले कोई 1.25 साल से इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है,
अभी जाहिर है कि ये जो बंदे ट्रेनिंग पे जाएंगे फिर उनके प्रमोशन होगा तो इनका इम्पैक्ट 4-5 साल के बाद आएगा, लेकिन हम समझते हैं कि फिट बंदे को प्रमोट होना चाहिए। सर पुलिस मैं पर्सनली समझता हूँ कि परसेप्शन की भी एक बड़ी जो है वो ज़रूरत होती है पुलिस फोर्स में। ज़ाहिर लोगों का ट्रस्ट किसी परसेप्शन की बेस पे कायम होना है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो सिंध में क्या मैकेनिज़्म है? मुझे अपने SHO से शिकायत है या थाने के किसी एहलकार से शिकायत है या मेरे साथ किसी ने कोई बदतमीज़ी की है, तो क्या मैकेनिज़्म आपके पास होता है? IG उसको डील करता है, कंप्लेन IG के पास आनी चाहिए या जो मुतालिका DIGs हैं या CCPO है उसके पास आनी चाहिए? क्या आप लोगों के पास तरीक़ेकार है? मुझे शिकायत हो मैं क्या करूँ? देखें, इस पे मल्टीपल लेयर्स सिस्टम हमारे पास है। मैं IG ऑफिस से शुरू करता हूँ और आपने ये सवाल पूछा है तो मुझे खुशी हुई कि इससे हो सकता है कि और पब्लिक को पता चले, क्योंकि अवेयरनेस हमारे इन डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं उनकी कम है। हमारा एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेट होता है 1715 से। ठीक है। ये 1715 नंबर शॉर्ट कोड हमने इस वजह से रखा हुआ है कि जितनी पब्लिक कंप्लेंट जिसमें FIR की रजिस्ट्रेशन ना हो या पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हो तो वो फिर इस पे मतलब करा सकता है। और इस पे में हमारे पुलिस ऑफिसर जिनका अपना इशू होता है कि भाई मुझे ट्रांसफ़र चाहिए या उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो वो उसका अफसर तंग कर रहा है उसे, या मिसाल सैलरी नहीं मिल रही उसको कोई मतलब ऐसी चीज़ है जो मतलब वो IG तक पहुंचाना चाहता है, तो ये टूल हमने 1715। तो क्या मैकेनिज्म सर उसका होता है? एक पुलिस एहलकार ने या एक आम शहरी ने 1715 पे कॉल करनी है? हाँ, कॉल करनी है। उस पर हमारे जो है वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं। हमारा वो टूल जब वो चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर हर फ्राइडे को एक सेशन लगता है यहाँ पे जिसको मैं खुद हेड करता हूँ और उसमें मुख्तलिफ हेड्स में ये कंप्लेंट्स की आती हैं कि भाई इतनी इस डिस्ट्रिक्ट की जो है ना FIR नॉन रजिस्ट्रेशन की आई है, इतनी जो है वो पुलिस ऑफिसर्स की कंप्लेंट आई है, इतनी जो है वो इस तरह का कंप्लेंट्स आके लोगों ने कोर्ट में जाके कंप्लेंट दाखिल की जिसकी वजह से उनकी FIR हुई। तो 22A का जो 22A फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने क्यों नहीं किया, कोर्ट में क्यों गया? ये सर बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि लोगों का एक बड़ा मसला है। एक आम परसेप्शन ये है कि जब आप थाने जाते हैं, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई या और कोई हादसा हो गया, कोई वारदात हो गई, मोबाइल छीनने के बहुत सारे मामला होते हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा महसूस होता है कि लोग चाहते हैं कि यार थाना कचहरी से किसी तरीके से बच जाएं, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो थानेदार हत्तुल इम्कान ये कोशिश करेगा कि किसी तरीके से FIR ना हो। ये मेरा एक ऐसा परसेप्शन जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, ये एक ऐसा परसेप्शन है कि जो आम तौर पर कायम है। ज़रा IG साहब से इस पर पूछेंगे कि सिंध में इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए, तब्दील करने के लिए क्या काम हो रहा है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गुलाम नबी मेमन साहब IG सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब, सर FIR के हवाले से ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, मजमूई पूरे पाकिस्तान की पुलिस का एक तासुर है कि आप FIR कटवाने जब थाने पहुंचेंगे तो थानेदार आपको घुमाएगा, कोशिश करेगा कि FIR दर्ज ना हो। तो क्या FIR दर्ज होने पे किसी थाने की साख ख़राब होती है, उस SHO की कोई रिपोर्ट ख़राब होती है, कोई उसकी जो कारकर्दगी है, उसके इलाके में जो जुर्म है उसके हवाले से पूछगछ उसकी बढ़ जाती है? आखिर ये रेजिस्टेंस क्यों होती है? इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया? देखें, ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि इशू है जो पुलिस को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और मैं एज इंस्पेक्टर जनरल समझता हूँ कि अगर ये एंड हम इसको बेहतर से बेहतर कर सके तो उससे क्या होता है कि एक तो ये कि क्रिमिनल के अगेंस्ट उनकी रिकॉर्ड मेकिंग हो रही होती है और सेकेंडली जब क्रिमिनल के अगेंस्ट FIR हो रही होती है, बेशक नॉमिनेट ना भी हो, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रीट क्राइम होता है या कोई हाउस रॉबरी होती है तो उसमें कंप्लेनेंट को पता नहीं होता कि भाई ये किसने की है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब पकड़े जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन पेड होती है तो उनकी मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक गैंग ने अगर 10, 12, 15 वारदातें की और उसके बाद पकड़ा गया और उसमें अगर FIR रजिस्टर्ड है तो हमारे लिए आसानी है कि उन
जो एक्चुअल FIRs हैं उसके अगेंस्ट उनको पकड़ के आपने एविडेंस कलेक्ट करके उनको मतलब सेंट अप कर दिया जेल में। लेकिन अगर FIR नहीं रजिस्टर्ड होती और पकड़े जाते हैं, नेचुरली एक दिन तो पकड़ा जाता है क्रिमिनल या गैंग पकड़ा जाता है, तो फिर FIR ना होने की सूरत में पुलिस खुद फंस जाती है कि अभी 15 वारदातों को तो मान रहा है और वो बड़ी सीरियस वारदातें मान रहा है, उसकी FIR नहीं है। तो इस पे हम लोगों को भी इनकरेज करते हैं कि वो FIR करवाएं। एक तो आपने ये एस्पेक्ट दिया ना कि पुलिस नहीं करती, मैं इसको डिनाई नहीं करता और ये एक ओल्ड हैबिट है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करें। बल्कि पिछले हफ्ते मैंने एज एन IG, हालांकि मेरा काम नहीं है, लेकिन एज एन IG मैंने 4 SHO इस वजह से सस्पेंड कर दिए कि उन्होंने FIR लॉन्च नहीं की। वही जो मैंने आपको बताया कि फ्राइडे को सर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ना, तो आप उसको फाइनल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों कंसीडर करते हैं SHOs? ये सोच के पीछे क्या है? उनको क्या रिपोर्ट खराब होने का खदशा होता है, तरक्की के रास्ते में रुकावट बनता है, होता क्या है सर? देखिए, ये एक ऐसी ओल्ड हैबिट है और जिसको ना हम पुश कर रहे हैं और ये मैकेनिज्म है कि वो पुलिस ऑफिसर जो फेल हो रहा है और FIR नहीं लॉन्च कर रहा और उसको हम सज़ा दे रहे हैं, तो आस्ता आस्ता कल के मैं आज अगर मिसाल के तौर पे जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, मैं इसको कंपेयर करूं पिछले 2 साल से, तो हम काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि ये अभी सेंसिटाइजेशन जो है पुलिस में आ रही है कि भी FIR हमने देनी है। हाँ, अलबत्ता कहीं कहीं पे इस तरह से मतलब माहौल बन जाता है जिसमें कोऑर्डिनेशन, वो मतलब मिसाल कहते हैं कि भाई SHO से पूछ के करेंगे। हमने कहा कि SHO से पूछना क्यों है, आपने ड्यूटी ऑफिसर को कॉम्पिटेंट करें कि ड्यूटी ऑफिसर जब बंदा एक आता है कहता है कि भाई मैं जा रहा था, मुझे 4 बंदों ने मक कर दिया और मेरी FIR करें और मेरे इतने इतने वैल्यूबल्स चले गए, तो कोई SHO का इंतज़ार करना या उस बंदे को थाने में बिठा के मज़ीद तकलीफ देना, ये नामुनासिब चीज़ है। तो हम इस पर एज एन IG और मैंने अपने एडिशनल IG DIGs को कहा है कि वो सख्त एक्शन में, और इस पर मतलब हो भी रहा है और उसका मैसेज। लेकिन सर इसमें एक और भी सवाल है, जब ये छूट मिलती है कि पुलिस का जो भी जिम्मेदार वहाँ थाने में मौजूद था वो FIR दर्ज कर सकता है, तो क्या फेक FIR, इंतकामी FIRs का रास्ता नहीं खुलता इससे? पहले वाला जो सवाल आपका था ना, उसमें एक एस्पेक्ट तो ये है ना कि पुलिस मतलब थोड़ा सा रेजिस्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत सारे हमारे ऐसे कंप्लेंट होंगे जो थाने पे आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, जब उसको FIR की बात करते हैं तो मना करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इतना मतलब उसके प्रोसीजर लेंदी है कि FIR होने के बाद वो नेचुरली उसने पुलिस के पास भी आना है, कोर्ट की वहाँ पे पेशियाँ भी भुगतनी है, जब तक कि उनका केस फाइनल ना हो, तो लोग इसको अवॉइड करते हैं। से कि वैल्यूबल उसकी गई, एक मोटरसाइकिल गई 50,000 की, फिर उसको नेक्स्ट 2 साल के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, पुलिस के पास चक्कर लगाने पड़े, तो लोग भी अवॉइड करते हैं। तो ये 2 वे है, 1 वे नहीं है। बाकी जो आपने फेक FIR का पूछा, उसमें देखें हम कोशिश ये करते हैं कि वो FIR जिसमें हम समझते हैं कि ये मोटिवेटेड किसी को फंसाने के लिए और कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो लॉ में एक प्रोवाइड है कि भाई 157(2) का एक प्रोविजन है जिसमें SHO के पास कॉम्पिटेंस है कि FIR ना काटे, उसकी एंट्री कर दे और उसको इन्वेस्टिगेट करके कि भाई ये वाकई सही है, तो उसके बाद अगर सही है तो फिर उसकी FIR काट सकता है। प्रोसीजर तो ये है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि थोड़ी सी वेरिफिकेशन करके वो फिर FIR बनती है तो दे देते हैं, नहीं बनती तो फिर उसको जवाब दे देते हैं। चले सर, ये बहस FIR होने ना होने की ये रहेगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन सर FIR के बाद अगला जो मामला ज़्यादा लेंदी है, जिसके ऊपर ज़्यादा मामलात ख़राब होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रोसिक्यूशन का है। हमारे यहाँ एक आम तासुर ये है, मैं सारी बात तासुर पे करूंगा सर, क्योंकि ये परसेप्शन की बात है ना, अमली तौर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, कुछ चीज़ें हमारे इल्म में भी होंगी, लेकिन एक परसेप्शन जब हम लोगों को की नुमाइंदगी करेंगे, आपसे सवाल आवाम की तरफ से करेंगे, तो परसेप्शन बेस पे होगा, लोगों के पास तो डाटा नहीं है। प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी का सर एक मामला है, और उसके अंदर यहाँ तक भी है, अगर पुरानी बात करें तो FIR काटने के लिए थाने वाले कहते थे कार्बन लेके आ जाओ और पिन भी लेके आ जाओ, जिससे वो काट के FIR का पन्ना आपको देंगे या उसकी कॉपी देंगे। ज़ाहिर हालात चेंज हो गए, मामला चेंज हो गए,
फिर एक वक्त में ये भी हमने सुनते रहे कि जी पुलिस की जो मोबाइल थी उसके लिए डीजल इतना था कि जो स्टार्ट होने के बाद बस वो बाहर थकी जा सकती है, 5, 7, 8, 10 लीटर था। उस पर आपने काफ़ी काम भी किया जब आप CCPO थे, कराची के IG, कराची के पुलिस चीफ थे। लेकिन सर प्रोसिक्यूशन को जदीद टूल्स के मुताबिक कैसे जो है वो ठीक किया जा सकता है, किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर उसमें बजट्स के मामलात हैं। अगर मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई और आप मुझे ही कह रहे हैं कि रक्षा करवाओ और वहाँ वकूआ पे लेके जाओ, क्योंकि थाने के पास बजट नहीं है। फिर एक रास्ता भी खुल रहा है कि SHO के पास अगर बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, SHO के पास अगर जो है वो कुर्सियाँ ठीक करवाने के पैसे नहीं हैं, ठंडे पानी के कूलर लगाने के पैसे नहीं हैं, तो फिर एक ऐसा सिस्टम जन्म लेता है कि जिसके अंदर खाने का बिल से लेके ये तमाम मामलात तक रिकवरी होती है आवाम से। ये 3, 4, 5 चीज़ें इसकी हौसला शिकनी कैसे होगी सर? देखें, सिंध हुकूमत वो पहली गवर्नमेंट है जिसने सिंध पुलिस के प्रपोजल के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम पे थानों को बजट दिया। और ये 2025 में इंटीरियर को और जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और कराची को तो उन्होंने पिछले ये प्रॉब्ली दिस इज़ द 3rd ईयर कि उन्होंने कराची पुलिस को थानों पे बजट दिया। यानी कि ये इकरार भी बनता है कि ये मामला मौजूद था जो मेरे सवाल का ये आप देखें, पहले थाने जो चलते थे बगैर सीनियर पुलिस ऑफिसर को बजट मिलता था, और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर को बजट 2 चीज़ों के लिए मिलता था। एक ये कि उनका अपना ऑफिस चले, जो भी मेगा एक्टिविटी है वो चलाए, और अपने थानों को भी फंड करें। अच्छे ऑफिसर्स फंड करते थे, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का इशू था वहाँ पे फंड नहीं होता था। तो नेचुरली जहाँ पे फंड नहीं होता था तो फिर एक करप्शन के ज़रिए से मतलब वो थाने चलते थे, और जहाँ करप्शन हो उधर फिर आप क्राइम को कैसे रोक सकते हैं। तो हमने फिर ये डिसीजन किया और गवर्नमेंट के पास प्रपोजल लेके गए कि थानों को डायरेक्ट बजट दें, बजाय ये कि आप IG को दें, IG फिर एडिशनल IG DIG SP को दे, या डायरेक्ट उनको जो बजट जाता है वो वहाँ से थानों को जाए। मैंने कहा कि आप बजट काटें और ये डायरेक्ट थानों को दें, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने 1 मिनट भी नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि ठीक प्रपोजल है, कैबिनेट ने फ़ौरन मंजूर किया, और न सिर्फ ये कि फिर उनको DDO भी मुकर्रर कर दिया कि वो ड्राइंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफिसर्स भी हैं। फिर बात ये आई कि भाई DDO तो हो गया, लेकिन ये कि इनकी जब बिल बनाते हैं तो सेक्शन फिर SP देता है। तो हमने कहा कि सेक्शन पावर भी आप इनको दें कि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। तो 2 लाख रुपए का बिल, जितने मर्जी है बिल SHO बनाए, वो SHO के पास अख्तियार है। भी हमारे सारे SHOs आउट ऑफ 618 टोटल पुलिस स्टेशन है यहाँ पे सिंध में, जिसमें से 484 को बजट है, और उनके सारे SHOs को DDO और सेंक्शनिंग पावर के अख्तियार है। परफॉर्मेंस में फ़र्क आया सर इसके बाद? देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपकी सिमत सही होनी चाहिए। सिमत सही हो, परफॉर्मेंस आ जाएगी। लेकिन अगर सिमत सही नहीं हो तो फिर आप मर्जी है जितना ज़ोर लगाएं उतना मतलब आपका ज़ोर नहीं चलेगा। तो ये दिस इज़ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। मैं कॉन्फिडेंट हूँ और बनेगा इंशाल्लाह। अभी इस साल जो बजट आएगा मुझे यकीन है कि ये और मज़ीद थानों को बजट बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम, क्योंकि हमारा जो यूनिट जो परफॉर्मेंस यूनिट है वो तो थाना है, मतलब ये कि ऑपरेशनल यूनिट तो हमारा थाना है। जितना हम थाने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे उतनी पुलिस की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि थाने कम हो, कम थाने की वजह यह है कि आपके रिसोर्सेज पुल अप होंगे, और जब एक SHO उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ मैन पावर होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे और फिज़िकल रिसोर्सेज होंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है। आपने उसको छोटे छोटे थानों में रिसोर्स को डिवाइड कर दिया है, क्रिमिनल तकड़ा हो गया है, SHO थाना जो है कमज़ोर हो गया, तो नेचुरली फिर वो बैलेंस आउट हो जाता है। सर 2 बड़े अहम सवाल है, मैं कहता हूँ मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ सर। प्रोसिक्यूशन वाला सवाल रह गया कि वो कैसे जदीद खतूत पे आएगी, और फिर बड़ा अहम सवाल लोगों का ये है कि छोटे छोटे मामलात पे लोग किसी थाने में आ जाते हैं, किसी को जो है वो डबल सवारी पे पकड़ लिया जब पाबंदी लगी हुई थी,
तो उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। लोग बड़े परेशान होते हैं कि जब उनको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होती है, उसमें फिर FIR के अंदर आ जा रहा होता है। तो उसके लिए क्या सूरत हाल है? क्योंकि पंजाब में कुछ उस हवाले से काम भी हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा संगीन जराइम होंगे शायद उन्हीं को पुलिस वेरिफिकेशन में आएगा। सिंध में क्या हो रहा है, क्या खबर है? ब्रेक के बाद राजी साहब से पूछेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद सर। ईद का मौका है, लोग भी सोच रहे होंगे बात क्या कर रहे हैं, कुर्बानी का जानवर काट के लोग सुबह सुबह फारिग होकर आए हैं। लेकिन सर ये ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। सर प्रोसिक्यूशन की बात मैंने आपसे पहले भी सवाल का पहला पार्ट था। दूसरा तो ज़ाहिर है कि मुतशफ़ी मेरी कुछ हो गई है कि पुलिस काम कर रही है बजट्स के ऊपर। अब वो बात नहीं है कि आप कहें कि थाने के पास बजट नहीं है, लेकिन सर प्रोसिक्यूशन में क्या जदीद ज़रिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं? एक जो जिसके पास तफ्तीश का अफसर होता है, क्या उसके पास इतने इनफ टूल होते हैं कि जिसको हम आज की तारीख में जदीद कह सकें कि जब मोबाइल फ़ोन का दौर है, इंटरनेट का दौर है, क्राइम की हैयत तब्दील हो गई है, क्राइम का तरीक़ेकार तब्दील हो गया है। वैसे बहुत सारे तरीक़ों से लोगों के नुकसान हो जाते हैं, बट साइबर क्राइम भी इसके अंदर आ जाता है। तो पुलिस क्या करती है कि जहाँ साइबर क्राइम इन्वॉल्व हो, अभी हमने देखा एक बड़ा मशहूर केस हुआ जिसमें सिपाही जो एक DSP साहब ज़ख्मी भी हुए, अरमगान केस के नाम से जिसको जाना, जिसमें मंशियात भी निकली, फिर बाद में क्रिप्टो करेंसी भी निकली, तो बहुत सारी एजेंसीज आ गई। तो ऐसे मौके पे प्रोसिक्यूशन के लिए क्या पुलिस के पास इतनी चीज़ें होती हैं कि जितनी दूसरी एजेंसीज के पास हैं, जैसा कि आप IB में छोड़ कर आए थे? देखिए, हमने इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने के लिए कोशिशें की हैं। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है पुलिस का जिससे पुलिस की शनाख्त होती है। मैं अगर पुलिस ऑफिसर हूँ तो मेरी शनाख्त इस वजह से है कि मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन नहीं आती या मेरे पास वो इन्वेस्टिगेशन के टूल्स नहीं हैं जिससे प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट हो, टाइमली एविडेंस कलेक्ट हो, तो फिर ज़ाहिर है वो केस सफ़र करता है और उसकी केस में आगे जाके मुल्ज़िम को फ़ायदा होता है और विक्टिम को नुकसान होता है। तो हमने कोशिश ये की है कि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को जितना बेहतर कर सकें उतना उसको बेहतर करें। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। ज़ाहिर है जो पुलिस ऑफिसर्स जिस टाइम पे भर्ती हुए उनकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी का सबसे बड़ा इशू है। तो हम अभी चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस में 2000 के करीब पुलिस ऑफिसर्स भर्ती हों, जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में ही रहें, उन पे जो हम मेहनत करें, ट्रेनिंग करें, तो वो फिर ट्रांसफ़र होकर किसी और महकमे, पुलिस के किसी और डिपार्टमेंट में ना आ जाए, वायरलेस ऑपरेटर ना बन जाए, वायरलेस ऑपरेटर ना बन जाए, मतलब ट्रैफिक में ना चले जाएँ, थाने की ऑपरेशन साइट पे ना जाएँ। बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट, विद इन पुलिस डिपार्टमेंट के मतलब ब्रांचेस हैं, तो हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली उसमें रहें। अभी हमने फॉर टाइमिंग स्टाफ के अरेंजमेंट किया हुआ है कि एक टीम भेजी अच्छे ऑफिसर्स की, सीनियर ऑफिसर्स की, DIG लेवल की। उन्होंने जाके पूरे सिंध में लोगों को इंटरव्यू किया, उसमें बेहतर लॉट निकाला और 2000 समथिंग पुलिस ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया कि ये बेहतर है और इनको इन्वेस्टिगेशन में रखा जा सकता है। तो हमने उनको नोटिफाई किया। आप यकीन करें, साल हो गया हमने उनको ट्रांसफ़र नहीं किया, एक को भी ट्रांसफ़र नहीं किया। हम चाहते हैं कि भाई उनको हम ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो बेहतर से बेहतर हो। हम गवर्नमेंट के पास प्रपोजल लेके गए कि भाई हमें आप कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पैसे दें, और फिर हमने ये प्रपोजल दिया कि भाई एक केस में जो हमने कैपिंग रखी हुई है एक्सपेंडिचर की वो कम है, तो वो कैपिंग भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। मिसाल के तौर पे मर्डर का केस हो गया तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसमें 1 लाख तक रुपये का खर्चा कर सकता है। लेकिन इसमें एक इशू ये आया है कि खर्च जो होता है वो पहले करना होता है और उसकी रीइंबर्समेंट बाद में होती है। फिर हमने गवर्नमेंट को कहा कि भाई आप एडवांस ड्राल के लिए भी पैसे मतलब परमिशन दें, तो एडवांस ड्राल का भी गवर्नमेंट ने दे दिया कि भाई 50% आप एडवांस ड्राल कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी सालों से एक पैटर्न पे चल रहे हैं, उनको पुश करना, उनको कहना, मोटिवेट करना कि भाई आप एडवांस ड्राल कर लें, फिर उसका बिल बनाएं, तो नेचुरली ये वहाँ पे कुछ रिलक्टेंस भी है, कुछ रेजिस्टेंस भी है, लेकिन हम उनको पुश कर रहे हैं कि भाई इस तरह से करें। और फिर हमने गवर्नमेंट को ये प्रपोज़ किया कि भाई इन्वेस्टिगेशन में लोग इस वजह से नहीं जाना चाहते, और मैं अपने जज साहिबान को भी कहता हूँ, ऑनरेबल जजेस को भी, कि भाई कोर्ट में जब वो जाते हैं तो उनको नेचुरली बहुत सारी वहाँ पे मामलात को फेस करना होता है। मतलब वो अक्यूज़ के साथ खड़े होते हैं, वकील होते हैं, जज कभी कभी डिफ़िकल्ट सवाल पूछ लेता है, कभी कभी तो इवन रिडिक्यूल भी करते हैं। तो मैं जज साहिबान को कहता हूँ भाई आप पुलिस ऑफिसर को रिस्पेक्ट दें। वहाँ पे आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमारा कोई भी इज़्ज़तदार पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को नहीं जाना चाहता।
क्या सर एक मिनट, क्या अदालत का रवैया इसके रास्ते में रुकावट होता है कि इन्वेस्टिगेशन की तरफ अच्छे लोग नहीं आते? बिल्कुल होता है। मैं हमेशा ये अपने मोहतरम जज साहिबान को कहता हूँ, आपने जो भी एक्शन लेना है आप ले लें, लेकिन जब बात करें पुलिस ऑफिसर से इन फ्रंट ऑफ अक्यूज, तो ऐसी बात ना करें कि वो पुलिस ऑफिसर रिडिक्यूल हो। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की शिकायत करते हैं, मतलब ये कि हम बहुत सारी कोताहियाँ होंगी हम में, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स गलत काम करते होंगे, मैं मानता हूँ, उसको सज़ा दे दें आप। जज को तो अख्तियार है, मतलब ये कि वो सज़ा भी दे सकता है, सीनियर कमांड को भी लिख सकते हैं, और हम बिल्कुल स्पेयर नहीं करते इस तरह की अगर कोई रिपोर्टिंग आती है कि इस पुलिस ऑफिसर ने ये गलत काम किया है। और हम ये समझते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर अगर विथ मेलाफाइड इंटेंशन उसने अक्यूज़ को फेवर किया है और विक्टिम के अगेंस्ट किया है, तो इससे बड़ा गुनाह क्या कर सकता है? उसको नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता वो जो उसने डिफेक्ट छोड़ा है, जो एक मेलाफाइड नहीं है, लेकिन ये कि उसके कैपेसिटी की वजह से या कोई और इशू की वजह से हो गया है, वो कंडोनेबल है। लेकिन ये कि अगर मेलाफाइड है और उसने इस तरह से किया है, तो जज भी सज़ा दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। सर एक आखिरी बिल्कुल सवाल क्विकली ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। सर ये जो पुलिस के अंदर एक पुलिस का रिकॉर्ड बन जाता है, अगर कोई डबल सवारी पे पकड़ा गया है और वो वेरिफिकेशन या किसी नौकरी के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है, तो पुलिस रिकॉर्ड में आ रहा होता है कि ये मुजरिम था या इसने डबल सवारी की वायलेशन की है या और छोटी मोटी कोई वायलेशन है, तो कोई पुलिस का जो मैकेनिज़्म है वेरिफिकेशन का, उसमें कोई तब्दीली मतवक्का है? देखिए, हमने एक तो वेरिफिकेशन ऑनलाइन की हुई है, पहले हमारे पास मैनुअल थी, अभी जिसको भी पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है वो ऑनलाइन जाता है, और फिर हम दो तरीके से उसको डिस्पैच भी करते हैं थ्रू कुरियर सर्विस, और वो फिज़िकली भी आके ले। वैसे सर इस सर्विस की तारीफ़ मैं करूँगा, क्योंकि मुझे कल ही ज़रूरत पड़ी थी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से वो हुआ था। लेकिन सर वो सवाल अपनी जगह है, छोटा जुर्म भी क्या उसमें जुर्म कहलाएगा? देखिए, बात ये है कि एक क्राइम अगर किसी ने किया है जिसको पाकिस्तान पीनल कोड डिस्क्राइब करता है कि क्राइम है, हम उसको कंडोन नहीं कर सकते। मतलब लॉ अबाइडिंग सिटीज़न को ख्याल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे वन वे वायलेशन, वन वे वायलेशन के लिए आपको पता है दुनिया में तो ये फतवा आया हुआ है कि भाई ये तो अपने लिए सुसाइड है, दूसरे के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर वाला काम है। मतलब ये कि वो वन वे वायलेशन कर रहा है, उसको ये आइडिया नहीं है कि भाई इससे एक्सीडेंट हो सकता है, अगले बंदे को पता भी नहीं है कि भाई एक बंदा वन वे की वायलेशन करके आ रहा है, वो जाके उसको हिट करता है, उसको मार देता है। तो मतलब ये है तो छोटा जुर्म, लेकिन इससे किसी की जान जा सकती है। तो हमने मैं समझता हूँ कि इसको कंडोन नहीं करना चाहिए, और जिसने अगर कोई छोटा या बड़ा जुर्म किया है तो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड। लेकिन ये कि नहीं किया हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि एफआईआर में नामजद हो गया, सब्सिक्वेंटली वो बेगुनाह हो गया, लेकिन एफआईआर में तो क्योंकि आ गया उसकी मतलब प्रोसेस के रिकॉर्ड पे आ गया, तो ऐसे जो बंदे हैं जिनका नाम इस तरह से आया हुआ है वो रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एक तो उसने गुनाह नहीं किया, दूसरा ये कि उसका रिकॉर्ड भी बरी भी हो गया था। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, मसरूफियत थी आपकी। ईद की मुबारकबाद भी आप कबूल करें, पुलिस फोर्स भी कबूल करे। ज़ाहिर है कि कुर्बानी की ईद पे कुर्बानी पुलिस फोर्स भी दे रही है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। ईद पे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।